भाई हमारे पांडे जी के, हेमंत पांडे जी की भूमिका भी होगी। और मैं आपको बता भी दूं कि इस चक्कर में मत पड़ा करो, जो सब नाटकीता है, माहौल खराब करते हैं लोग। चंदन जी से नहीं करो, चंदन जी बहुत अच्छा गीत लिखते हैं। आंखों में, गुप्ता याद सुनना, आंखों में आंसू भरकर मरने वाला हौसला दिखा, नए दौर के मजनू ने लोकल लैला को पत्र लिखा। आंखों में आंसू भरकर मरने वाला हौसला दिखा, नए दौर के मजनू ने लोकल लैला को पत्र लिखा। तुझे देखकर हो जाती मेरी आदत पागल जैसी, मेरा दिल दूध सरीखा है, तेरी आंखें चावल जैसी, दोनों का मेल करा के मैं तकदीर बनाना चाहता हूँ। तू अगर इजाज़त दे दे तो मैं खीर बनाना चाहता हूँ। तू अगर इजाज़त दे दे तो मैं खीर बनाना चाहता हूँ। लैला ने उत्तर, अब सुनना साहब, लैला ने उत्तर दिया दूध वाले तेरी नादानी है, मैंने बहुत दूध दिया देखे ही आधे से ज़्यादा पानी है। लैला ने उत्तर दिया, लैला ने उत्तर दिया दूध वाले तेरी नादानी है, मैंने कई दूधिया देखे ही आधे से ज़्यादा पानी है। फटकर पनीर हो जाएगा, कोई साधन और देख ले तू, या तो इसका दही जमा या डेयरी पर कहीं बेच ले तू। या तो इसका दही जमा या डेयरी पर कहीं बेच ले तू। इन चावल जैसी आंखों को तो सारी दुनिया तक रही है, और तू कैसे खीर बना लेगा, पहले से ही खिचड़ी पक रही है। ये स्थितियां हैं। आइए अब मजे लीजिएगा साहब, मैं कैसे व्यंग्यकार को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जो कानपुर से चलते हैं। योद्धा शासन करता तब जनता का खून उबलता है, सेवक शासन करता तो परिवार प्यार से पलता है, पढ़ा लिखा शासन करता तो देश का रंग बदलता है, और बिना पढ़े का शासन तो भगवान भरोसे चलता है। ताली बजा दीजिए अगर बात समझ में आ गई हो तो। आइए मैं कैसे व्यंग्यकार को आपके सामने रखता हूँ। व्यंग्य के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता कि ये चोर ने किसी दूसरे कवि के, मेरी नहीं है ये पंक्तियाँ। एक चोर ने खोजी कुत्ते को रोटी डाली, एक चोर ने खोजी कुत्ता को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया, एक पुलिस वाले ने उठा ली। एक खोजी कुत्ता को चोर ने रोटी डाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया, एक पुलिस वाले ने उठा ली। और बात यहाँ तक रहती तो गनीमत थी, एक नेता आया, उसने आधी बटा ली। तालियां बालियां। अगर ये व्यंग है, व्यंग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। हेमंत पांडे जी को मैं आवाज़ देता हूँ। एक किसी शायर ने कहा है कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव, मौलवी भी हुआ चित, वो मेरी भी के साथ, मैं उसकी भी के साथ। आइए बस आनंद लेते रहिएगा, आनंद का विषय है। मैं भाई हेमंत पांडे जी को आवाज देना चाहता हूँ। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, हंसें, खिलखिलाएं। 10-12 साल पहले आदरणीय राजयोगी जी के ही मैं सामने शुरू हुआ हूँ। उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। एक बार उनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं हास्य का कवि हूँ, उत्तर प्रदेश कानपुर में रहता हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा।
उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, लेकिन तालियां कमजोर हैं आपकी। हाँ अब ठीक है, देखिए ताली आली बजाते आप रहेंगे तो लगेगा हम लोग बहुत बड़े कवि सम्मेलन में आए हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। हमने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। ऐसा ही थोड़ी देर बजा दीजिएगा, हमारा आना सार्थक हो जाएगा। बहुत अद्भुत है साहब हमारा कानपुर शहर। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, कानपुर आइएगा तो लगेगा इतने विचित्र प्राणी कानपुर में ही रहते हैं। कभी आप बनारस जाइए, आप बड़े लोग हैं, जाते राघवेंद्र जी जाते ही रहते हैं। बनारस जाइए, वहाँ उतरिए रेलवे स्टेशन पर, वहाँ लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आगरा जाइए, वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ पे लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। और मैं तो लाफ्टर शो में गया, सोनी चैनल का, कुछ लोगों ने देखा होगा। मैं शूटिंग कर रहा था, शूटिंग करके आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया राघवेंद्र सर, मैंने कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा वैसे टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की इसको हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने लगा एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, हम समझते थे कि हमसे प्यार करती है, हम इससे प्यार करते हैं, तो इसमें हुआ क्या? कहने लगा हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट, पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। दादा बैठे हैं, राजनीतिक टिप्पणियाँ भी हो रही थी। मैं भी लपेटे में नेताजी एक शो आता है हर शनिवार को, उसमें आता हूँ। अलग अलग दलों के नेता आते हैं, इधर बैठते हैं बीजेपी वाले, इधर बैठते हैं कांग्रेस वाले। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को बदल दिया है, बहुत विकास किया है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं तुमने कुछ नहीं किया। ये डिबेट हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, संवाद अच्छा लगे, कविता की भाषा अच्छी हो जाए, तो एक बार ताली बजा के मुझे महसूस कराइएगा कि आप लोग सुनने की मानसिकता में हैं। सुनिएगा। थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 5 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। हाँ अब आपकी तालियां अच्छी हैं। हमारा विवाद बदल गया भाई साहब। 4 पंक्तियां व्यंग्य की आपको और सुना रहा हूं। बेटा बोला बाप से काम करोगे। आपकी तालियां जब आती हैं तो ये लगता है कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत सही लिख लिया है। ताली आप लोग नहीं बजाते तो ऐसा लगता है क्या लिख गया हमसे। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। गुस्से में पिता बोले फूटी नहीं है, बहुत दिन से हड्डी तेरी टूटी नहीं है, सब कुछ तुझे दे दूं इतना दानी नहीं हूं, अबे बाप हूं तेरा अडवाणी नहीं हूं। संवाद बदल गए हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब इतना अद्भुत है, लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी जब स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के, तो एक वीर रस के कवि ने हमसे कहा अगर यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन में उसको निपटा दिया है। मैंने लिखा कि कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हाँ आप तालियां आई हैं मेरे मतलब की। हम लोग ऐसे निपटा देते हैं। हमारे वीर रस के कवि आते हैं, पाकिस्तान को निपटा के चले जाते हैं। अच्छा पाकिस्तान भी कम नहीं है, रोज हमको धमकी देता कि हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा मूर्ख पाकिस्तान, सीमा हैदर तो तुम हमसे ले नहीं पा रहे हो, तो हमसे कश्मीर लोगे। तो हमने 4 लाइन में उसको भी निपटा दिया। निपट गया हो तो इस बार इधर से आगे से पीछे तक हमारी महिलाएं बहनें हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना। हमने कहा सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी,
हमने कहा सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी 5 लेके जाओगी। तो हम लोग ऐसे भाई साहब निपटा देते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश इतना अद्भुत है, सब इतना अद्भुत है। हमारे क्लब के लोग बैठे हुए हैं, मुंबई के लोगों के पास पैसा आ जाए तो वो पता नहीं क्या करते हैं, मतलब अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, फिल्म स्टार बनाते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है बाबूजी जहाँ पर कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा ही नहीं है। आप 250 का कुर्ता लीजिए, 150 का पैजामा, 300 रुपये के सफ़ेद जूते, 50 रुपये का काला चश्मा, 40 रुपये का गले में डालने वाला अंगोछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में ही होता है। लोग बड़ी तुलना करते हैं, हरियाणा के बच्चे स्वर्ण पदक जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के लड़के कितने नकारा हैं, तो हमें बड़ा खराब लगता है। हमने कहा हमारे हरियाणा के बच्चों में उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, 4-5 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, वहाँ से आता है 2-4 घंटे टहल के वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सिरसागंज, इटावा, मैनपुरी के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नज़दीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। शाम को 5 बजे सो के उठता है तो दरोगा को स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा समझता गुरु इस समय इसके मुंह न लगो, इस समय इसके लगी हुई है। वो दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता, आपकी सेल्फी डालता है दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की उतनी रात भर कुटाई, फिर वो विधायक बनता है। तो हम लोग विधायक बनने के लिए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही अद्भुत है। अभी बहुत अच्छी कविता पढ़कर गया छोटा भाई, श्रृंगार की कविता पढ़ रहा था, प्यार मोहब्बत की बातें। गीता जी आएंगी, वो भी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिएगा, क्योंकि मेरे कोई भी प्रेमिका नहीं है। जब योगी जी की सरकार नहीं थी बाबूजी, तो 15 प्रेमिकाएं थीं। योगी जी जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने सबसे राखी बंधवा लिया। सही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुटाई उसकी की गई जो प्यार करता है। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, चाहे दूर से ले रहता हूं। लड़कियों की एक बीमारी है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तालियां पीछे वाले कम बजा रहे हैं, अब ठीक है, तालियां बजाते रहिए, आपकी बात हम कर रहे हैं। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं सर। लड़कियों की बीमारी होती है, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा ताली गुप्ता जी बजा रहे हैं। हमारी भावनाएं मिलती हैं आपसे। तो मैं प्यार मोहब्बत से सब बहुत दूर रहता हूं। विनोद राजयोगी जी हैं, हमसे कह रहे हैं हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सही कह रहे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखे। लड़कियों के देखिए, ये लड़कों का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए एक बार हाथ उठा के जोरदार। तो ये प्यार मोहब्बत में होता भाई साहब। मैं तो अभी पिछले साल एक दुबई का सबसे बड़ा मुशायरा होता है अंदाजे बयां, कई मेरे वीडियो वायरल हुए, मैं वहाँ गया तो हमारी वाली को पता चला कि हम दुबई में हैं। तो उसने हमको फ़ोन किया, कहने लगे हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगे हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। हमने कहा किस खुशी में? कहने लगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूँगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगे हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहाँ से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब कोई टिकता नहीं है। और बाबूजी मैंने तो सबक लिया है, आप लोग ले लीजिए, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये देखिए समर्थन में ताली आ रही है। और हमारी हालत तो ये हो गई है, आगे से पीछे तक मैं तालियां चाहूंगा। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए,
जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो हम लोग प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहते हैं भाई साहब। एक दिन हमारी वाली ने हमको फ़ोन किया, कहने लगी हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या क्या दिमाग से हिल गई, अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। तो हम लोग बहुत दूर रहते हैं प्यार मोहब्बत से भाई साहब। असल में ये लड़कियां बड़ी इमोशनल होती हैं सर। कभी कभी ये लड़कियां बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। एक बार हमारी वाली लाड़ में आके उसने हमको 2:30 बजे फ़ोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? ताली हाथ उठा के बजाई जोरदार। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ सर, कोई नहीं टिकता हम लोगों से। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। हमारे साथ ये होता है। हम लोग देखिए हास्य कवि हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता है। हम लोगों को लोग आधा पागल समझते हैं। इसी चक्कर में हम लोगों की शादी घर पे आती है और रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। हमारी जब तमाम बार शादियां लौटी तो विनोद राज योगी जी को अपने हाथ दिखाया। हमने कहा दद्दू हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। सही बता रहा हूं दद्दू, तमाम बार हमारी शादियां आई और लौट गई। एक दिन हमारी शादी तय हो गई लखनऊ में, तो पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार होना, होने वाली लड़की को देखने चलना है। हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट बन के तैयार, होने वाली बीबी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी को फ़ोन आया, कह लेंगे बेटा ऐसा हम नहीं जा पाएंगे, तुम अकेले जाओ, लड़की देखो, शादी फाइनल। पर एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है बेटा, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी। तालियां कमजोर हैं आपकी, हाँ। तो 2.5 साल बाद जब जमानत हुई हमारी तो एक रिश्ता और आया। इस बार लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए। तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो हमारे साथ सब ये होता है। हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेते। जब मैं सोनी चैनल में नहीं गया था, ये श्रृंगार के कवि हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हो तो लड़कियां इनके ऊपर मरती हैं। वैलेंटाइन डे में चंदन के यहाँ इतने गिफ्ट आते हैं क्योंकि ये प्यार के कवि हैं। तो एक बार हमने भी अपनी गली में एक लड़की से कह दिया कि लोग अपने प्रेमी के यहाँ इतने सारे गिफ्ट भिजवाते, हमारे यहाँ कुछ भिजवा दो। बाबू जी उसने पुलिस भिजवा दी। सही बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। अगर चंदन किसी से कह दें हम तुमसे, अगर हम किसी से कह दें हम तुमसे मिलना चाहते हैं तो हमसे कहती है हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। और चंदन ये अगर कह दें श्रृंगार के कवि हैं तो जवाब आता है इस बार चौथी पंक्ति में इनके लिए ताली बजाना। आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे, तुम रांझा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये हमारे चंदन जी के लिए होता है। तो मैंने बताया हमारी जब तमाम बार शादियां सर कैंसिल हो गई, फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। ये सारे कवि आए थे, राज योगी जी भी आशीर्वाद देने आए थे। 4 साल पहले भारत और पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट का, हमारी शादी। तो हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेच में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया, वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो अब ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती भागना? किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी।
कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। भाई साहब उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ हो रहा है, ये राम है, लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आँख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहाँ के आदमी गायब, सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनाओ, मेरे 2 ही पुत्र हैं। एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाने गए, एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा कि हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने लगे तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, अगर घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। यदि व्यंग आपकी समझ में आ जाए तो मैं पूरे सदन से हाथ जोड़ निवेदन करता हूं, या तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आपकी समझ में आया। आप शांत रहेंगे तो मुझे लगेगा मेरा व्यंग आपकी समझ में नहीं आया। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने लगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने लगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। समझ गए दाम? ये आए व्यंग। सिरसागंज वाले क्या समझते हैं? व्यंग पे आपने तालियां बजा दी। व्यंग कहीं से भी निकल सकता है। हमारे अभी योगी जी की सरकार है, गाड़ियों के पीछे हम लोग लिखते हैं ना, जब स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गाड़ी के पीछे लिखते हैं यदुवंशी, ब्राह्मण, छत्री। योगी जी ने कहा इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नया कानून लेके आए हैं, हम उसमें भी फंस गए। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आपको लगे राजनीति, कविता, व्यंग, हास्य सब कुछ हो गया हो तो मुझे आशीर्वाद देना। मैंने उस पर 4 लाइनें लिखी कि ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था। ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। क्या बात है? तो हम लोग इस तरीके से नई नई बातें करते हैं। पूरे देखिए देश में हम लोगों का सम्मान होता है, इज्जत होती है। आज आप लोगों ने माला पहना कर हम लोगों को सम्मान किया। पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी हम कवियों का सम्मान होता है। हमारी असली इज्जत बाबूजी हमारे घर पे क्या होती है, पत्नियों के नज़र में हम लोग क्या होते हैं। पत्नियों के नज़र में कवि। एक छोटी सी कविता है, आपको मजा आएगी। महंगाई से परेशान होकर मेरी माँ मेरी पत्नी से बोली, चावल 30 में नमक 20 में, इस महंगाई में घर कैसे चलाऊंगी, और 70 रुपए लीटर तेल तो मैं कैसे जलाऊंगी। इस पर मेरी पत्नी मेरी माँ से बोली, माँ मैं इस महंगाई में भी पलूंगी, आपका बेटा कवि है, मैं जीवन भर जलूंगी। क्योंकि ये दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कमबख्त हर समय कविताएं सुनाते हैं। ये सोचते हैं कि इनकी पत्नी इनकी कविता पे मरती है, पर सच तो ये है कि इनकी एक एक पंक्ति कैरोसिन का काम करती है। इनके चक्कर में तो सहेलियां तक घर में नहीं आती, और जब साल 2 साल में घर वालों के फोन आते हैं तो हाल चाल की जगह केवल कविताएं सुनाते हैं। छोटा भाई एक कविता सुनने के 100 रुपए लेता है, बड़ा भाई चुप रहने के लिए 500 देता है। अगल बगल वाले आजकल सदमे में रहते हैं, पड़ोसी मुझे पागल की पत्नी कहते हैं। तो हे प्रभु मेरे पति को अपने पास बुला लो, ये ऊपर उठना चाहते हैं इनको ऊपर उठा लो। हमारा सम्मान पूरे देश में इस तरह होता है। चूंकि हमारा परिचय दादा ने व्यंग्यकार के रूप में बताया, और मैं व्यंग्यकार ही मूलता हूँ। एक व्यंग्य मैं आपको सुनाता हूँ, सुनेगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बाबूजी आपको समर्पित आप लोगों को। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। उसे कवि देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसका जवाब बाबूजी सुनिएगा। अगर आपको लगे ये मेरा जवाब नहीं है, आपका जवाब है, आपका जवाब है, आपका जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का है। एक कवि ने सलीके से कह दिया,
तो सारे लोग हाथ उठा के ताली बजा के या तो मेरा समर्थन करना या खड़े होकर मुझे आप फूट भी कर सकते हैं। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति के प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। अब मुझे विदा करना, इसलिए मेरे देश के नेताओं भारत माता की ये रैलियों में नहीं सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत बहुत